This is the third part of the video. The topic is French Revolution. सेकेंड वीडियो में बच्चों हमने आपको बताया था कि मिराबियो और आबेसिये इन्होंने जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था। तो मिराबियो एक कुलीन परिवार में से संबंध रखता था, लेकिन फिर भी जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे वो उसका विरोध करता था। उसने अपनी एक पत्रिका भी निकाली और बहुत अच्छी अच्छी स्पीच भी दी, लोगों की भीड़ को इकट्ठा भी किया। आबेसिये एक प्रीस्ट था, यानी कि पादरी था। उसने तीसरा एस्टेट क्या है, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, इस तरह की एक टॉपिक के नाम से एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम पंफलेट था। तो ये पंफलेट पूछा जा सकता है कि पंफलेट जो बुक थी वो पंफलेट बुक इज रिटन बाय, किसने लिखी है? तो ये था आबेसिये। ये आबेसिये और मिराबियो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपसे वन वर्ड पूछा जा सकता है। अब देखिए, जिस वक्त नेशनल असेंबली का संविधान तैयार होने के लिए सब व्यस्त थे, बहुत ठंड पड़ रही थी फ्रांस में, और जो पाव रोटी थी उसकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और बेकरी की दुकानों पर बहुत सारे जो लोग थे, जो भीड़ थी, उन्होंने जो है धावा बोल दिया, क्योंकि उनके पास खाने का संकट था और पैसा नहीं था। ये जो भीड़ थी जिसने पेरिस में सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश जो दिया था सम्राट ने कि किसी भी तरह से इस भीड़ को इधर उधर भेजो या वहाँ से हटाओ या लोग क्रांति ना कर सकें। तो 14 जुलाई का दिन था और 1789 ये वो टाइम था जब भीड़ ने मिलकर बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया और सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। जो मुनार्की था उसने कहा कि पेरिस में जो है सेना पहुंच जाए और किसी भी तरह से जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है इस पर रोक लगा दी जाए। देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़ पे लठे तो लुटेरों का गिरोह बुला लिया है। अब क्या हुआ, अचानक जो इस तरह का कैओस हो गया, इस तरह का जो भीड़ ने आक्रमण कर दिया, तो जगह जगह ये अफवाह फैल गई कि जो बड़े बड़े मनी लैंडर्स हैं, जो बड़े ज़मीन के मालिक हैं, उन्होंने अपने अपने गिरोह बुला लिए हैं और वो बहुत सारी जो फसलें हैं उनको भी ख़राब कर देंगे। और लेकिन जो लोग थे उन्होंने क्या करा, अन्न भंडारों को लूट लिया। अन्न भंडार भंडार मीन्स जहाँ पर ग्रेन को इकट्ठा करके रखा गया था उस सबको लूट लिया, और जो मनी लेंडर्स थे वो जगह छोड़कर भाग गए। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई को बास्तील के किले पर धावा बोलकर भीड़ ने जो है इस तरह का एक लोगों को ये बताने की कोशिश की कि इकट्ठे मतलब जो है मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, एकता में कितनी शक्ति है। सारे लोग इकट्ठे हुए और बड़ी बड़ी बेकरी की दुकानों पर उन्होंने अटैक कर दिया। अब जो लुई 16 था उसने देखा कि सब मेरे विरोध में है, तो उसने जो नेशनल असेंबली थी उसको ये मान्यता दे दी कि ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उसमें कुछ ऐसे ड्यूटीज़ और ऐसे राइट्स हों, और जो सामंती व्यवस्था है, जो कहना चाहिए जो मनी लैंडर हैं, जो लोगों को गांव में रहते हैं और गरीब किसानों पर जुल्म करते हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। अब जो प्रीस्ट लोग थे उनको भी कहा गया कि आपको जो स्पेशल राइट्स मिले हैं वो भी आपके ख़त्म कर दिए जाएंगे, और जो रिलीजन टैक्स था वो भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और इस तरह से 20 अरब लिब्रे जो मनी थी वो सरकार के हाथ में आ गई। यहाँ पर लिब्रे एक वर्ड यूज़ हुआ है, तो लिब्रे वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? लिब्रे वहाँ की करेंसी है। कहाँ की करेंसी है? करेंसी ऑफ फ्रांस।
फ्रांस की करेंसी का नाम लिब्रे है। 1 वर्ड में पूछा जा सकता है कि लिब्रे क्या है। अब जो फ्रांस था वो वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और वहाँ जो है नेशनल असेंबली ने अपना काम 1791 में पूरा कर लिया। अब इसका जो मेन एम था वो क्या था कि जो मोनार्की है, जो राजा है, उसके पास जो पावर है उसको कम करना। और काम कैसे होगा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव है, इसमें जो है काम को जो है डिवाइड कर दिया गया। या कि आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी देखने को मिली। अब 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो लॉ पास करने का राइट था वो किसको मिल गया? नेशनल असेंबली को मिल गया। आप ये भी कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली क्या है? जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, उसी तरह उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इसी तरह नेशनल असेंबली वहाँ पर एक इनडायरेक्टली उसको चूज़ किया जाता था और इसको जो वहाँ के सिटीजन्स होते थे वो इसको चुनते थे। अब यहाँ पर वोट डालने का राइट किसको मिला था? जिनकी 25 ईयर्स की एज हो। और यहाँ पर जो मेल थे, पुरुष जिनको हम कहेंगे, उनको वोट डालने का राइट था, लेकिन कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो टैक्स पेड करते हो। यानी कि वोट डालने का राइट उन लोगों को मिला जिनकी 25 ईयर एज हो और 3 डेज के बराबर जो मजदूरी हो, इतना वो टैक्स देते हों। ये एक्टिव सिटीजन थे, हिंदी में हम कहेंगे सक्रिय नागरिक थे। और पैसिव सिटीजन कौन थे? निष्क्रिय नागरिक। इसमें जो महिलाएं थी, वीमेंस थी, और इसके अलावा जो लोग टैक्स नहीं देते थे या जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे या बच्चे थे, इन सभी को पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया। हिंदी में बोलें तो निष्क्रिय नागरिक। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव सिटीजन्स? तो एक्टिव हो गए सक्रिय नागरिक जो वोट करते थे, जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, टैक्स पेड करते थे। पैसिव सिटीजन वो थे जो निष्क्रिय नागरिक थे, कोई काम वाम नहीं करते थे। इसमें महिलाएं थी, बच्चे थे और बुजुर्ग थे, या फिर जो टैक्स नहीं देते थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मिले उनको देख लेते हैं जरा, कौन कौन सी फिर राइट्स जो है हमें मिले, इन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र एक बनाया गया। इसमें जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपके मन में जो बात आ रही है उसको आप कह सकते हैं। और कानूनी बराबरी का अधिकार, यानी कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। नैसर्गिक एवं अहरणीय, यानी कि ये जो है जन्म से ही ये अधिकार मिलेगा। ये सारे अधिकार जो हैं लोगों को मिले और कहा गया कि ये लोगों से अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। तो ये सारे राइट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनकर 1791 में बनकर तैयार हुआ तो लोगों को कौन से राइट्स मिले? तो जीवन का अधिकार मिला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली और कानून की नज़र में सभी लोग एक बराबर होंगे। इस तरह के राइट्स जो है उनको मिले। और यहाँ पर हम 3rd वीडियो का एंड करते हैं। 4th वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।